लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात किया था बेसिक मैथमेटिक्स यूज्ड इन फिजिक्स। हमने बताया था कि फिजिक्स पढ़ने के लिए कुछ मैथ्स के जो ब्रांच हैं वो रेगुलरली फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं। जैसा पहला है ट्रिग्नोमेट्री, दूसरा जो है हमारा वो है अलजेब्रा, तीसरा जो है हमारा डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ग्राफ्स। ये सारे पार्ट्स आपको अच्छे से क्लियरली आने चाहिए, तभी आपको जाके फिजिक्स में बहुत अच्छा एक कमांड बनेगा। अब हम लोग ने शुरू किया था, इसमें पहला ब्रांच जो था वो ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में शुरू किया था हमने एंगल्स के बारे में। एंगल्स जब हम लोग डिस्कस किए उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस किया, कुछ अप्लाइड पार्ट्स भी देखा। अब उसी में कंटिन्यूअस पार्ट में जो लेक्चर 2 है हमारा, इसमें अब हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज की। अब ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज पढ़ने से पहले हमें देखना होगा कि ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स हमने 3 तरह के ट्रायंगल डिवाइड किए हैं। एक तो स्केलन ट्रायंगल है, दूसरा आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तीसरा इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब देखो इसमें क्या होता है। स्केलन ट्रायंगल में हमने क्या पढ़ा था? स्केलन ट्रायंगल में हमने पढ़ा था, स्केलन ट्रायंगल में कि इस ट्रायंगल के तीनों साइड्स, मान लिया जाए ए, बी और सी, ये कोई एक ट्रायंगल है, तो इसमें पहला साइड ए बी इज नॉट इक्वल टू बी सी इज नॉट इक्वल टू ए सी। मतलब कि तीनों के तीनों साइड्स आपस में इक्वल नहीं होने चाहिए। तो इसका मतलब हुआ कि ये एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, एंगल ए इज नॉट इक्वल टू एंगल बी इज नॉट इक्वल टू एंगल सी। मतलब तीनों एंगल आपस में बराबर भी नहीं होगा। लेकिन एक चीज कंडीशन वो है कि तीनों एंगल का सम एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये कंडीशन हमेशा सेटिस्फाई करेगा। ये स्केलन ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है। इसीलिए हम लोग डेफिनेशन में भी कहते थे कि ऐसा एक ट्रायंगल जिसके तीनों साइड्स आपस में डिफरेंट है। तो तीनों साइड्स डिफरेंट है मतलब तीनों एंगल भी आपस में डिफरेंट है, बट तीनों एंगल का जो सम है वो हमेशा 180 डिग्री के इक्वल होगा। अब दूसरी ट्रायंगल की अगर हम बात करें तो दूसरा ट्रायंगल हमारा कौन सा है बाबू? आइसोसेलेस ट्रायंगल। मैं दिखाता हूं इसको। अब सेकंड वाला ट्रायंगल जो हम लोग बात कर रहे थे वो है आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या प्रॉपर्टी होती है देखिएगा ध्यान से। मान लिया जाए ये ए, बी और सी एक ट्रायंगल है, तो आइसोसेलेस की प्रॉपर्टी होती है दो साइड्स, मतलब ए बी इज इक्वल टू ए सी इज नॉट इक्वल टू बी सी। मैं क्या कर रहा हूं ध्यान से देखिएगा। ये वाला साइड ए बी ए सी के बराबर है, लेकिन ए सी जो है बी सी के बराबर नहीं है। मतलब कि ए बी भी बी सी के बराबर नहीं होगा। ये दोनों साइड्स इक्वल होंगे। अब इसके ठीक अगर हम देखें तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, यानी इस कंडीशन में एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी तो होगा, बट इज नॉट इक्वल टू एंगल ए। गौर से देखना बाबू, ए बी के ठीक सामने वाला कौन सा एंगल है? सी। ए सी के ठीक सामने वाला कौन सा एंगल है? बी। लेकिन बी सी के ठीक सामने वाला एंगल कौन सा है? ए। तो ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल हैं, तो इन दोनों के ठीक सामने वाला जो एंगल है वो भी इक्वल है, लेकिन जो अनइक्वल साइड है बी सी, उसके ठीक सामने वाला एंगल ए बराबर नहीं होगा। ये दूसरी कंडीशन है। लेकिन इसमें भी फिर वही सेटिस्फेक्शन ज्योमेट्री का, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये कंडीशन हमेशा सेटिस्फाई करेगा। जो हम लोग पढ़ के आए हुए हैं कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री के बराबर होता है। अब बचा हमारा तीसरा जो है वो है इक्विलैटरल ट्रायंगल। इसको देखते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या कहता है। इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या कंडीशन है? सपोज दैट ए बी सी इज ए ट्रायंगल। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में कंडीशन है ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी, यानी तीनों साइड्स ए बी
BC और AC तीनों आपस में इक्वल होंगे, मतलब इसकी लेंथ अगर 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर। तो देखो तो AB साइड के जस्ट अपोजिट कौन सा एंगल है? C। AC के जस्ट अपोजिट कौन सा एंगल है? B। और BC के जस्ट अपोजिट में एंगल कौन सा है? A। तो इस केस में एंगल A प्लस एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। तीनों एंगल भी आपस में बराबर होंगे। तो फिर तीसरा कंडीशन वही ज्योमेट्री का, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हमेशा कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। अब जरा यहां गौर से आप देखिएगा, नोट मैं कर रहा हूं, नोट। चूंकि इस ट्रायंगल के तीनों साइड्स आपस में बराबर हैं और तीनों एंगल भी इक्वल है, तो इस कंडीशन के हिसाब से ईच एंगल का वैल्यू क्या होगा? तो ईच एंगल का वैल्यू कैसे हम लिखेंगे? हम जानते हैं तीनों एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर है, तो हम लिख सकते हैं एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। चूंकि सिंस एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, देयरफॉर हम B के जगह A लिख दे, C के जगह भी A लिख दे, तो ये 3 टाइम्स एंगल A इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। देयरफॉर एंगल A इज इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू कितना डिग्री? 60 डिग्री। तो ऐसा आप लोग बचपन में पढ़ के आए हुए हैं कि इक्विलैटरल ट्रायंगल के तीनों साइड्स इक्वल होते हैं और प्रत्येक एंगल का वैल्यू कितने डिग्री के बराबर होता है? 60 डिग्री के बराबर होता है। ये सारी कंडीशन है। अभी तक हम लोग डिस्कस कर रहे थे किस आधार पे बाबू? साइड्स के आधार पे हमारे पास कितने तरह के ट्रायंगल हैं? 3, और तीनों को हमने डिस्कस किया। अब बढ़ते हैं वहां पे, एंगल्स के आधार पे भी हमारे पास कितने तरह के ट्रायंगल हैं? 3 तरह के ट्रायंगल हैं, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, और तीसरा जो है वो है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। 1 बाय 1 हम लोग इसको देखते हैं। पहला, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ध्यान से देखिए, एक्यूट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, ये क्या कहता है? मान लिया जाए कि ये एक ट्रायंगल है ABC, नाम आप कुछ भी दे सकते हैं। इसमें कहता है कि एक एंगल, तीनों एंगल में से एक एंगल वो हमेशा लेस देन 90 डिग्री होना चाहिए। तो मान लीजिए हम B, ये वाला जो B है, एंगल B को हम मान लेते हैं इट शुड बी लेस देन 90 डिग्री। ये वाला एंगल, एंगल B शुड बी लेस देन 90 डिग्री। ये लेस देन का साइन है, ठीक है, लेस देन 90 डिग्री। तो इसका मतलब हुआ कि बाकी जो 2 एंगल बच रहे हैं, एंगल A और एंगल C, ये दोनों 90 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए या इन दोनों का सम 90 डिग्री से ज्यादा होगा? तो सवाल वही है, क्योंकि एक एंगल 90 डिग्री से कम है तो बाकी जो 2 बचे हुए एंगल हैं वो 90 डिग्री से ज्यादा नहीं होंगे। इसलिए नहीं होंगे क्योंकि उन तीनों एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। तो इसका अर्थ हुआ कि बाकी जो 2 रिमेनिंग एंगल हैं, एंगल A प्लस एंगल C, इन दोनों का सम वुड बी ग्रेटर देन 90 डिग्री। ये कंडीशन फुलफिल होगा। अब तीसरी जो ट्रायंगल है हमारे, दूसरी, इसको हम देखते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में क्या है कहानी, ये देखो बाबू। मान लिया जाए ये हमारा एक ट्रायंगल है ABC। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कहता है कि इन तीनों एंगल में से एक एंगल का वैल्यू 90 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए। तो मान लेते हैं ये हमारा एंगल B है, एंगल B का वैल्यू 90 डिग्री से क्या होना चाहिए? ज़्यादा। तो रिमेनिंग जो 2 एंगल हैं, एंगल A प्लस एंगल C, ये होना चाहिए लेस देन 90 डिग्री। तो एंगल A और C दोनों का सम होना चाहिए लेस देन 90 डिग्री, तभी तो जाके तीनों एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर होगा। ये कंडीशंस फुलफिल करेगा।
तो पहला हमने देखा एक्यूट एंगल ट्रायंगल, दूसरा देखा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या कहता है, तीनों एंगल में से एक एंगल 90 डिग्री से कम होना चाहिए, बाकी जो दो रिमेनिंग एंगल है उनका सम 90 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए। सेकेंड, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल क्या कहता है, एक एंगल का वैल्यू 90 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए, तो बाकी जो दो रिमेनिंग एंगल हैं उनका सम यानी एंगल ए प्लस एंगल सी शुड बी लेस देन 90 डिग्री। अब हमारा लास्ट और अल्टीमेट जो पार्ट है वो हम लोग डिस्कस करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। और बात मानिए यहाँ पे यही वो ट्रायंगल है जहाँ से पूरी ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट हुई है, यहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे। इसको अच्छे से आप लोग समझिएगा। और यहाँ से ऐसे तो 9th-10th में आप लोग पढ़ के ये आए हुए हैं, ठीक है, फिर भी हम लोग सारे सिलेबस को कवर करेंगे धीरे धीरे। राइट एंगल ट्रायंगल, ध्यान से देखिएगा बाबू, ये क्या कहता है। ए बी सी, इसमें क्या मैं दिखा रहा हूं, ए बी सी एक ट्रायंगल है जिसमें तीनों एंगल में से एक एंगल, यानी वो कौन वाला एंगल है हमारा, एंगल बी इज इक्वल टू कितना डिग्री, 90 डिग्री। गौर से देखना, तो बचे हमारे पास कितने एंगल, दो, एक एंगल ए और दूसरा एंगल सी। तो इस कंडीशन में राइट एंगल ट्रायंगल में कहता क्या है कि एक एंगल एग्जैक्टली 90 डिग्री होना चाहिए, एग्जैक्टली। तो बाकी जो दो एंगल बचे उनका सम 90 डिग्री होना चाहिए, मतलब एंगल ए प्लस एंगल सी का वैल्यू जो होना चाहिए दोनों का सम, दैट विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो ईच एंगल कितने के बराबर होगा, तो बहुत सारे बच्चे देते हैं जवाब 45 डिग्री 45, ये गलत जवाब है। इसलिए गलत जवाब है क्योंकि ये इक्वेशन क्या बता रहा है, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट को नोट करो, ये बता रहा है एंगल ए प्लस एंगल सी दोनों एंगल का सम 90 डिग्री होगा। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि दोनों 45 होंगे, एक 50 भी हो सकता है, दूसरा 40 भी हो सकता है, एक 60 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट ऑलवेज देयर सम शुड बी इक्वल टू 90 डिग्री। हाँ, लेकिन एक कंडीशन है, अगर ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल होता, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल मतलब कहने का कि BC और AB ये दोनों साइड आपस में इक्वल होते, तभी जाके ये प्रत्येक एंगल 45 डिग्री के बराबर होता है, यानी ए। तो यहां पे मैं नोट करके लिख देता हूं, नोट, इफ AB is equal to BC, then angle A is equal to angle C is equal to 45 डिग्री, तभी ये कंडीशन सेटिस्फाइड होता, ठीक है। अदरवाइज दूसरा कंडीशन मैं यहां पे लिखता हूं फर्स्ट, और दूसरा कंडीशन इफ AB साइड जो है इज नॉट इक्वल टू BC, देन एंगल A is not equal to एंगल C, बट इन दोनों का सम, बट एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री ऑलवेज, यानी दोनों एंगल का सम कितने डिग्री के बराबर होता है, 90। इसको गौर से आप लोग देखिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। राइट एंगल ट्रायंगल में हमने क्या देखा कि एक एंगल एग्जैक्टली कितने डिग्री के बराबर होना चाहिए, 90 डिग्री। तो बचे हमारे पास कितने एंगल, दो एंगल बाबू, एक तो एंगल A और दूसरा एंगल C, इन दोनों का सम 90 डिग्री होना चाहिए। जनरली बच्चे ये जवाब देते हैं कि प्रत्येक एंगल 45 डिग्री हो जाएगा। 45 डिग्री नहीं होगा भाई, क्यों नहीं होगा? अगर ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल होता तभी ये पॉसिबल होता। अगर ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा। अब जरा इसको देखो, बड़ा इंटरेस्टिंग है। एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। याद करो, जब आप लोग छोटे क्लास में थे तो आपको एक इक्वेशन दे दिया जाए x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, और मैं कहूं कि इसको सॉल्व करके x और y का वैल्यू निकालो,
तो बहुत सारे बच्चे लगते थे करने x इज इक्वल टू 9 माइनस वाई और y इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स। ये सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन है। अपने x और y का वैल्यू निकाला है या जस्ट x को y के टर्म में एक्सप्रेस किया है और y को x के टर्म में, अभी भी ये वेरिएबल है। इसको हम किसी जिंदगी में सॉल्व नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि मैथमेटिक्स का इक्वेशन बताता है कि हमारे पास दो वेरिएबल है और इक्वेशन सिर्फ कितना है? एक। क्या मैंने कहा? हमारे पास कितने वेरिएबल हैं? दो, एक x और दूसरा y, लेकिन इक्वेशन हमारे पास कितना है? एक। हम इसको पूरी जीवन में भी सॉल्व नहीं कर सकते हैं। जस्ट आप x को y के टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं और y को x के टर्म में रिप्लेस कर सकते हैं, बट ये सॉल्यूशन नहीं है। मैथमेटिक्स क्या कहता है? मैथमेटिक्स ये कहता है कि इसमें होना चाहिए, अगर दो वेरिएबल है तो कम से कम हमको दो इक्वेशन चाहिए। मतलब जितना नंबर ऑफ वेरिएबल होगा उतना इक्वेशन चाहिए। इसीलिए जब आप लोग 10th क्लास में पढ़ते थे तो वहाँ पे जो पहला चैप्टर था मैथ का, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, उसमें आप गौर से देखेंगे तो हर क्वेश्चन में दो दो इक्वेशन दिया रहता था, तभी आप x और y को सॉल्व कर पाते थे। गॉट माई पॉइंट? अब आगे उसी तरह से हम बढ़ रहे हैं। फिर से ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे मैंने क्या दिखाया? x और y को हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ से मैं बढ़ रहा हूँ। हमने लास्ट में क्या पाया था? एंगल A प्लस एंगल C, इन दोनों का सम होना चाहिए 90 डिग्री। अब इसको गौर से देखो तो बाबू, ये इक्वेशन क्या बता रहा है? इसको इक्वेशन नंबर हम फर्स्ट कहते हैं। सेम वही मैथ्स की तरह अगर इसको गौर से देखें, x प्लस वाई इज इक्वल टू समथिंग, उसी तरह से ये बता रहा है एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो अगर A हमारा एक वेरिएबल है और C भी वेरिएबल है, तो इस इक्वेशन में कितने वेरिएबल हैं? दो, और इक्वेशन हमारे पास कितना है? एक। क्या इसको हम सॉल्व कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसको सॉल्व करने के लिए हमें एक और इक्वेशन की जरूरत होगी, लेकिन हम इसमें इक्वेशन ला नहीं सकते हैं। तो यहीं से ट्रिग्नोमेट्री की नींव रखी गई, यहाँ से उसका बेस रखा गया। हम लोग यहाँ पे कुछ मान लेते हैं। लेट एंगल C बराबर थीटा, ये एंगल का डिनोशन है थीटा एंगल। तो हमने एक एंगल, दो एंगल है हमारे पास अननोन, एक तो A है और दूसरा एंगल कौन सा है? C। तो दोनों में से किसी एक को कुछ अगर सपोज कर ले तो दूसरे वाले को उसके टर्म में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे अगर एंगल C को हमने थीटा माना, तो इस इक्वेशन में अगर गौर से देखो बाबू, तो एंगल A प्लस थीटा इज इक्वल टू कितना? 90 डिग्री। तो देयरफॉर एंगल A इज इक्वल टू कितना? 90 माइनस थीटा। अभी भी ये सॉल्व हुआ नहीं है, ये जस्ट एंगल A का वैल्यू निकला है 90 माइनस थीटा। तो अगर किसी तरह हम इस थीटा अननोन एंगल को जान जाए तो दूसरा एंगल आसानी से निकाल सकते हैं। इसी पर ये कहानी पूरी ट्रिग्नोमेट्री की शुरू हुई। अब कोई सवाल करता है, सर C को आपने थीटा क्यों माना है? आप A को भी मान सकते थे। यस, अगर A को हम मानते, इफ हम मान लेते हैं इफ एंगल A इज इक्वल टू थीटा, हम सपोज करते, तब हमारे पास एंगल C बराबर होता 90 माइनस थीटा। तो आप इंडिपेंडेंट हैं, आप किसी एक को थीटा मान सकते हैं और दूसरे को एक्सप्रेस कर सकते हैं। लेकिन ट्रायंगल में कुछ प्रॉपर्टी बदल जाती है। अगर हम C को थीटा मानते हैं तो ठीक इसके सामने वाला जो साइड है AB, इसको हम कहेंगे परपेंडिकुलर। और ये अब एंगल कितना बचेगा बाबू? 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा वाले के सामने ठीक जो बचेगा उसको हम कहेंगे बेस, जिसको हमने रिप्रेजेंट किया है किससे? B से। और 90 डिग्री के ठीक सामने वाले साइड को हम क्या कहेंगे? हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे पहला जो हमने माना है वो कौन है बाबू? परपेंडिकुलर। इसको क्या चीज से डिनोट किया हमने? P से। बेस को क्या चीज से डिनोट किया है? B से। और हाइपोटेन्यूज को हमने डिनोट किया है क्या चीज से? H से। अब गौर से देखो, अब इसी में थोड़ा सा रिप्लेस हम कर देते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे
इस एंगल को थीटा मानते तो ये ऑटोमेटिकली 90 माइनस थीटा होता, तो हाइपोटेन्यूज वहीं रहता, सिर्फ चेंजिंग हमारा कहां पे हो जाता, चेंजिंग ये अब बन जाता परपेंडिकुलर और ये बन जाता बेस, बस यही अंतर है। तो आपके पास दो अननोन एंगल हैं, कौन कौन बाबू, एक ए और दूसरा सी, लेकिन वेरिएबल अब हमने कितना बना दिया, एक, वो सिंगल वेरिएबल कौन सा है, थीटा। इसी थीटा पे हम ट्रिग्नोमेट्री को ऑपरेट करेंगे। तो थीटा जिसको हम मानेंगे उसके आधार पे हमारा परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज को हम लोग, हाइपोटेन्यूज तो चेंज नहीं करेगा, सिर्फ आपका चेंज करेगा कौन सा, परपेंडिकुलर और बेस। अब आगे मैं बढ़ता हूं, ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूं, आगे बढ़ता हूं, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए जब आप लोग छोटे क्लास में थे, बच्चे थे, तो आपको मैं एक छोटा सा सवाल दूं, एक 3 डिजिट मैं दे देता हूं, 3, 5 और 4, ये 3 डिजिट हमने आपको दे दिया। इस 3 डिजिट को मैं कहूं कि यूज करते हुए आप नंबर्स को फॉर्मेशन करो, तो आपके दिमाग में क्या क्या आता था, आप पहला नंबर बनाते थे 354 बन जाएगा, उसके बाद आप बनाएंगे तो 453 बन जाएगा, उसके बाद आप बनाएंगे तो 543 बन जाएगा, उसके बाद आप बनाएंगे तो ये कितना बन जाएगा, 3, 4, 5 यानी 345 बन जाएगा। और फॉर्मेशन अगर हम लोग करें इसमें तो कौन कौन डिजिट बनेगा, 5, 3, 4, 534 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग लास्ट फॉर्मेशन करें तो अब कौन सा हमारा होगा, 534 हो गया। उसके बाद हम लोग करें 3, 5, 4, ये तो है। एक बार हमने किसको बना लिया, 354 को बना लिया, फिर 453 को बना लिया, ठीक है, 453 को बना लिया। उसके बाद हमने 543 को बना लिया, 345 को बना लिया। और एक और डिजिट अगर हम लोग देखें तो कौन सा छूट रहा है इसमें भाई, 435 नहीं है, तो 4, 3, 5, हाँ ठीक है। देखो तो 354 हो गया, 453 हो गया, 543 हो गया, 345 हो गया, 534 हो गया, 435 हो गया, ये हमने बनाया। अब इसके आगे भी अगर आप नंबर बनाना शुरू करोगे तो इससे ज़्यादा आप नंबर का फॉर्मेशन नहीं कर सकते हो। काउंट करो तो हमारे पास टोटल कितने बने हैं, 6। उसी तरह से अगर मैं कहूं कि इन तीनों डिजिट्स को यूज करते हुए आप एक रेशियो बनाओ, तो फटाफट करोगे क्या सर, 3/5 एक रेशियो हो जाएगा। उसके बाद कितना हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा। इसी को अगर पलट दो तो 5/3 हो जाएगा, ये 4/5 हो जाएगा। उसके बाद एक और रेशियो बनाया तो 3/4 हो जाएगा और 4/3 हो जाएगा। तो इस तरह से जब हमने 3 डिजिट्स को यूज करके रेशियो बनाना शुरू किया तो अल्टीमेटली हमारे पास कितने रेशियो बने, 6। अब सवाल को मैं वही रिपीट करता हूं, ये राइट एंगल ट्रायंगल में ध्यान से देखिएगा, इस राइट एंगल ट्रायंगल में हमारे पास कितने साइड्स हैं, 3। अब इस 3 को साइड्स को यूज करते हुए अगर मैं कहूं कि रेशियो का फॉर्मेशन करो तो अल्टीमेटली कितना आपका रेशियो बनेगा, तो आप कहोगे सर 6 बनेगा। कैसे कैसे बनेगा, तो एक बार आप करोगे कितना, P/H, दूसरा बार क्या कर सकते हो, H/P, उसी तरह से B/H, H/B, और लास्ट वाला जो रिजल्ट है हमारे पास उसको और कौन सा बना सकते हो बाबू, एक रेशियो P/B और दूसरा B/P। अब देखो तो राइट एंगल ट्रायंगल के तीनों साइड्स को यूज करते हुए हमने जब फॉर्मेशन करना शुरू किया तो 6 टोटल कितने रेशियो बने, 6। एक बना परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो, ये भी साइड है ये भी साइड है, इसलिए इसका यूनिट नहीं होगा, क्योंकि जो भी मेजरमेंट इस क्या होगा उसका मेजरमेंट सेम यूनिट होगा, तो कैंसिल हो जाएगा। मतलब ऊपर भी नंबर नीचे भी नंबर, तो ये एक प्योर नंबर मिलेगा। तो मान के चलो परपेंडिकुलर का कुछ लेंथ है, हाइपोटेन्यूज का भी कुछ लेंथ है, तो लेंथ बाय लेंथ क्या मिलेगा, प्योर नंबर मिलेगा। इसी प्योर नंबर को हम थीटा के आधार पे क्या कहते हैं, साइन थीटा।
इसको क्या कहते हैं, कोसेक थीटा। b बाई एच को हम क्या कहते हैं, कॉस थीटा। h बाई बी को हम क्या कहते हैं, सेक थीटा। p बाई बी को क्या कहते हैं, टैन थीटा। और b बाई पी को क्या कहते हैं, कॉट थीटा। गौर से देखो तो जरा ध्यान से देखिएगा, तो साइन थीटा क्या है, दो साइड्स का रेशियो है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो। कॉस थीटा भी दो साइड का रेशियो है, यानी अल्टीमेटली ये जो हमारे पास मिला है, ये 1 2 3 4 5 6, ये टोटल 6 जो है, यही 6 हमारा कहलाते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। सो रिमेंबर, तो इसमें पटर करने वाली चीज क्या है, पटर का मतलब हुआ पॉइंट्स टू रिमेंबर। पटर का मतलब है टोटल हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज कितने हैं, 6, और 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज एक्चुअल में है क्या, वो एक प्योर नंबर है। कोई दिक्कत? अब इसमें मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है। तो साइन थीटा कॉस थीटा ये आप जानते थे, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। ए बी सी, जिसमें एंगल बी कितना है बाबू, 90 डिग्री। इसमें इसको हम मान लेते हैं थीटा, और इसको मान, ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। गौर से देखिए, तो हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया ए बी सी, जिसमें बी हमारा एंगल 90 डिग्री है, और एंगल सी को हमने सपोज कर लिया थीटा, और ए कितना है, 90 माइनस थीटा। तो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक में देखा कि कितने ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं, 6। अब आपने पढ़ा होगा पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता था, पाइथागोरस थ्योरम राइट एंगल ट्रायंगल में ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। अब थीटा के आधार पे परपेंडिकुलर और बेस डिसाइड करना हो, तो ये चूंकि एंगल थीटा है, तो ये साइड क्या बनेगा बाबू, परपेंडिकुलर, ये क्या बनेगा, बेस, और ये क्या बनेगा, हाइपोटेन्यूज। तो इस आधार पे अगर हम लिखें तो ए बी स्क्वायर के जगह हम क्या लिख सकते हैं, पी स्क्वायर। बी सी स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं, बी स्क्वायर, और उसकी जगह क्या लिख सकते हैं, एच स्क्वायर। तो ये इक्वेशन को जरा देखो, पाइथागोरस थ्योरम राइट एंगल ट्रायंगल के तीनों साइड्स के बीच में रिलेशन देता है, मतलब परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो इसमें भी आप देखिएगा तो 3 चीज है, और इक्वेशन कितना है, 1। तो हम आसानी से अगर 2 कोई दिया हुआ है तो तीसरे को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तीसरा कैसे, अगर मान लीजिए अगर b और h दिया है और p कैलकुलेट करना है, तो सिंपल मैथमेटिक्स है, b को उधर ट्रांसफर करेंगे, स्क्वायर है तो रूट चढ़ाएंगे और आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे। सिमिलरली h को जानना है तो इधर से स्क्वायर हटा के रूट चढ़ाएंगे, आ जाएगा। बात वो नहीं है। अब मैं इसको देखता हूं, ये अभी एग्जैक्टली देखो तो क्या ये ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज है, नहीं, ये सिर्फ एक पाइथागोरस थ्योरम है जो राइट एंगल ट्रायंगल के तीनों साइड्स के बीच में क्या बता रहा है, रिलेशन बता रहा है। अब मैं कहूं कि इसको यूज करते हुए आप ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज बनाओ, तो क्या सोचोगे, तो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज को बनाने के लिए हमें साइड को साइड से डिवाइड करना होगा। तो एक बार हम करते क्या हैं, पूरे डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय पी स्क्वायर। यानी पहला काम क्या कर रहे हैं हम लोग, इस पाइथागोरस थ्योरम को पहले परपेंडिकुलर वाला जो साइड्स है इसी से पूरे को डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइड क्यों कर रहे हैं, ये भी सवाल उठता है। इसलिए हम डिवाइड कर रहे हैं, जब तक इसको डिवाइड नहीं करेंगे तो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो पहले जरा गेस देखिए, तो यहाँ पे पी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर बाई पी स्क्वायर। तो इसको आप कैंसिल करोगे तो सेम है। यहाँ आगे देखोगे तो इस जगह पे आपको कितना मिलेगा, 1 प्लस बी बाई स्क्वायर बाई पी। तो इसको बाबू हम लोग b बाई पी का क्या लिख सकते हैं, होल स्क्वायर इज इक्वल टू h बाई पी का होल स्क्वायर। अब जरा गौर से देखो तो इसको, ये दो कौन कौन साइड का रेशियो है, बेस और परपेंडिकुलर। तो p बाई बी
tan थीटा था, तो b बाई पी कौन थीटा था, cot थीटा। तो इसको जरा देखो तो बाबू 1 प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू h बाई पी किसका था, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा का होल स्क्वायर। अब इसको जब सॉल्व करेंगे हम लोग तो ये बनेगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये जो हमारे पास एक रिलेशन मिला, इस रिलेशन को हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। नाम तो सुना होगा, इसको क्या कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। तो अब जरा सोचो तो इसमें गौर से, पाइथागोरस थ्योरम को हमने एक साइड परपेंडिकुलर वाले से डिवाइड किया तो एक ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज मिला। अभी भी हमारे पास कितने साइड्स बचे हुए हैं, दो, एक b और h। अगर इन दोनों साइड से भी एक एक बार करके डिवाइड कर दे तो अभी भी हमारे पास कितने ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज मिलेंगे, दो और मिलेंगे। तो अल्टीमेटली फाइनली हमारे पास जिस तरह से ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो 6 थे, उसी तरह से ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज भी हमारे पास कितने मिलेंगे, 3। ये पहला ट्रिग्नोमेट्रिकल, और ये आपको याद होना चाहिए। अब इसमें एक चीज सीखने वाली है, क्या वो चीज सीखने वाली है वो मैं आपको दिखा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। छोटे क्लास में नोट, जब आप लोग छोटे क्लास में थे तो मान लीजिए 2x का होल स्क्वायर लिखा रहता था। तो 2x का होल स्क्वायर लिखा रहता था तो सर क्या पढ़ाते थे कि नंबर 2 है, 2 का भी स्क्वायर करो तो कितना हो जाएगा 4, x का भी स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर। उसी तरह से मान लीजिए अगर x y का होल स्क्वायर लिखा रहता था तो x को भी स्क्वायर करते थे और y को भी स्क्वायर करते थे। सेम कहानी यहाँ पे है, कॉट थीटा का होल स्क्वायर है। तो छोटे क्लास के आधार पे बच्चों की तरह अगर हम सोचें तो ये भी जो होना चाहिए कॉट स्क्वायर और थीटा स्क्वायर ऐसा होना चाहिए, बट ऐसा हमने लिखा तो नहीं है, होना तो यही चाहिए लेकिन हमने नहीं लिखा है। क्यों नहीं लिखा है, ये नहीं होता है। क्यों नहीं लिखा होता है, ध्यान से देखिएगा। इसमें थीटा जो है वो एक एंगल है, अननोन एंगल है। उस अननोन एंगल को हमने वेरिएबल को माना था और वो एंगल अननोन ट्रिग्नोमेट्री में इसका स्क्वायर हम करते हैं तो ये ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री को ये फॉलो करेगा ही नहीं। और वहाँ से ट्रायंगल जब ये 180 डिग्री का सम फॉलो नहीं करेगा तो उस आधार पे ये ट्रायंगल का फॉर्मेशन होगा ही नहीं। और जब ट्रायंगल का फॉर्मेशन नहीं होगा तो सारी ट्रिग्नोमेट्री ही खत्म हो जाएगी। इसलिए इसको लिखा क्या जाता है, कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा, ना कि कॉट थीटा स्क्वायर। तो याद रहेगा ये ऑपरेटर है जो सिर्फ एंगल पे अप्लाई होता है, तो ये ऑपरेटर का ही स्क्वायर हम करेंगे, एंगल का स्क्वायर नहीं करेंगे। कोई दिक्कत, ये दिमाग में रख लीजिएगा। मान के चलो एक छोटा सा एग्जांपल मैं करता हूँ। अगर भविष्य में आपको यहाँ पे साइन थीटा का होल स्क्वायर दिया जाए तो एग्जैक्टली बताओ क्या लिखा जाएगा, क्या साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर या सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा? हाँ एग्जैक्टली, सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा। ये ऑपरेटर है, एंगल पे सिर्फ ऑपरेट होगा। कोई दिक्कत? चलो ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट, अब पहले केस में हमने देखा था पाइथागोरस थ्योरम क्या था, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। सबसे पहले हमने किससे डिवाइड किया था बाबू, परपेंडिकुलर से। अब मैं डिवाइड कर देता हूं इसको डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय बी स्क्वायर, यानी बेस वाले से स्क्वायर से हम लोग डिवाइड कर देते हैं। तो जब इसको डिवाइड करेंगे बेस वाले से तो ये क्या बनेगा, देखो तो बाबू, पी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि हमें ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो चाहिए। तो ये वाला पार्ट तो कैंसिल हो जाएगा, इसको हम लोग p बाई बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस क्या लिख सकते हैं, 1 इज इक्वल टू एच बाई बी का होल स्क्वायर। आगे मैं बढ़ूँ, अब इसको पहचानो तो p बाई बी का कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है, यस कौन सा है बाबू, tan थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1, और h बाई बी किसका रेशियो था, वेरी गुड, किसका, सेक थीटा का होल स्क्वायर। गॉट माय पॉइंट।
अब फिर वही कहानी, तो tan थीटा का होल स्क्वायर, अलजेब्रा नहीं ना घुसेड़ोगे इसमें, यस नहीं, तो ये बनेगा tan स्क्वायर थीटा, और प्लस यहाँ पे क्या बचेगा 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो देयरफॉर हम क्या लिखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये भी एक क्या बन गया हमारा ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। तो पहला आइडेंटिटीज हमने निकाला 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, और दूसरा हमने निकाला 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक बचा हुआ है। कौन सा साइड बचा हुआ है, हाइपोटेन्यूज वाला बचा है, तो इसको भी हम डिवाइड करते हैं, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई, अब यहाँ पे फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई, अब किससे हम डिवाइड करेंगे बाबू h स्क्वायर से, आप लोग देख रहे हैं h स्क्वायर से। अब इसको h स्क्वायर से हम डिवाइड करेंगे तो ये क्या बनेगा हमारा p स्क्वायर बाई h स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाई h स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर बाई h स्क्वायर। ये वाला पार्ट तो कैंसिल करो, सेम है, p बाई h का क्या लिख देंगे हम लोग होल स्क्वायर, प्लस b बाई h का क्या लिखेंगे होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। बहुत अच्छे, अब इसको मैं मिटा रहा हूँ। अब इसको देखो तो p बाई h कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है, साइन थीटा, यस एग्जैक्टली, बहुत अच्छे। तो यहाँ हम लिखते हैं साइन थीटा का होल स्क्वायर, b बाई h कौन सा है बाबू, बहुत अच्छे, कौन सा है कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 1। फिर वहीं इसमें ऑपरेट करो तो अब ये क्या बनेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। बड़ा मजा आता था इसको पढ़ने में 10th में, याद है ना। तो ये लास्टली बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब मैं फाइनल रिजल्ट यहाँ पे देखता हूँ, ठीक है। तो नोट हमने 3 चीज निकाला। पहला जो है हमारा वो क्या हमने निकाला, पहला हमने निकाला, इधर मैं लिख देता हूं बाबू, ठीक है। नोट, पहला हमने निकाला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरा जो हमने निकाला वो कितना निकाला 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तीसरा जो हमने निकाला वो है हमारा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ध्यान से देखिएगा, 3 ही ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज हमने निकाला। रेशियो तो 6 निकाला है, आइडेंटिटीज हमने सिर्फ कितना निकाला है 3। गॉट माई पॉइंट। इन तीनों को हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। अब बड़ा एक अच्छा सवाल उठता है, जब भी मैं पढ़ाता हूं बच्चों से, ये बड़ा मैं पूछता रहता हूं, ये सारी बात क्लास में भी मैं कई बार पूछा था कि ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज और ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूला में क्या अंतर है भाई। क्योंकि आप कोई भी किताबें पढ़ेंगे तो इनको वो कभी ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूला नहीं लिखता है, वो सिर्फ लिखता है ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। और आइडेंटिटीज हमारे पास 3 ही है, लेकिन फॉर्मूला बहुत है भाई। तो कुछ बच्चे कहते हैं कि सर आइडेंटिटीज और फॉर्मूला में क्या है। अब इसी को आप लोग 10th में होंगे तो याद होगा गुरुजी क्या पढ़ाते होंगे। चूंकि जानते हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो वो जो आपने काम किया है वो फॉर्मूला है, वो आइडेंटिटीज नहीं है। अब थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं क्या है यहाँ पे कहानी। ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज और ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूला में क्या अंतर है, ध्यान से देखिएगा। ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज हम उसको कहते हैं जो हर एक एंगल के वैल्यू के लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो। चाहे कोई भी आप एंगल ले लो, इक्वेशन हमेशा सेटिस्फाई होना चाहिए, लेकिन फॉर्मूला में ऐसा नहीं है। तो आइडेंटिटीज में हम लोग मैथमेटिक्स, सिंपल मैथमेटिक्स का यूज करके LHS RHS अप डाउन डिवाइड यूज करके मल्टीप्लाई, हम फॉर्मूला तो बहुत बना सकते हैं, बट अल्टीमेटली हमारे पास आइडेंटिटी जो है वो केवल 3 ही है। अब इसको हेर फेर करके हम यहाँ पे हेडिंग बनाते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूला। तो इसमें से आप हेर फेर करोगे तो चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है, तो उस साइड में हम भेज दें तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा बराबर हो जाएगा √1 माइनस
साइन स्क्वायर थीटा। इस तरह से हेर फेर करके बहुत सारे आप बना सकते हो, बट अल्टीमेटली आपको ये तीनों याद होना चाहिए। और ये तीनों फॉर्मूला नहीं है, ये तीनों सिर्फ क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। तो फॉर्मूला आप बना सकते हो। अब जैसे यहाँ पे है 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर। मैं एक छोटा सा एग्जांपल करके देखता हूँ। 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब ये चूंकि आइडेंटिटीज है, लेकिन हमको फॉर्मूला चाहिए, और इसमें भी हमको अगर tan थीटा की वैल्यू चाहिए तो हम tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा -1। अब चूंकि इधर स्क्वायर है तो इसको अगर हम हटाएं तो देयरफॉर tan थीटा इज इक्वल टू √ सेक स्क्वायर थीटा -1। तो ये जो वैल्यू मिलेगा ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज नहीं है, ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला को हमने कहाँ से लाया है, आइडेंटिटीज से लाया है। ओके, तो इस तरह से हम लोग बहुत सारी बात करेंगे इसमें। ये हमारा जो होगा वो कंटिन्यूअस पार्ट में, तो वो चूंकि हम फार्मूला यहाँ ड्राइव नहीं करेंगे, बाकी आगे सब काम करते जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद जो हम लोग वैल्यू पढ़ेंगे वो आती है ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यूज के बारे में, जैसे 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और कुछ और एंगल्स हम लोग एक्स्ट्रा यहाँ पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। Please do not forget to subscribe the channel. Okay, bye.